इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें ना पता है क्या करना है। अच्छा ये ना चैप्टर 4 है, याद रखना है, ये गलती से कंपोजिंग में बदल क्यों ये एरर हो गया, चैप्टर 4 है, वीडियो नंबर 3 बन गई। अब हम ना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब प्रोडक्शन फंक्शन 2 पढ़ने पड़ेंगे आपको, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा और एक लॉन्ग रन, और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो रहा है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और है, दोनों में फर्क है। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन में क्या पढ़ना है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम डिस्क्राइब करेंगे पता चलेगा, हम बात करें लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, हम बात करें फिर करेंगे अजम्पशंस की, फिर बात करेंगे किसकी, स्केड्यूल की, और फिर बात करें किसकी, डायग्राम की। तो ये कवर हो जाएगा टॉपिक। सबसे पहली बात करते हैं लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए एक बात तो तय है कि जब भी बंदा एक चीज को फिक्स रखे और दूसरी को, या एक चीज को वेरिएबल रखे दूसरी को फिक्स रखे, तो आउटपुट के रिस्पॉन्सेस डिफरेंट आ सकते हैं, आउटपुट के रिस्पॉन्सेस डिफरेंट आ सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको आपकी फील्ड के हवाले से समझाता हूं, क्योंकि आप ज्यादा बच्चे म्यूजिक वाली फैमिली से, सॉरी म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए आपको इस तरह समझाते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। आपको ना आपकी फील्ड के हवाले से समझाओ तो बात जल्दी समझ आती। देखिए फर्ज कीजिए ये है इक्वलाइजर। इक्वलाइजर पे ना हम आवाज को ना स्मूथ करते हैं, तो इक्वलाइजर पे मुख्तलिफ किस्म के वॉल्यूम दिए होते हैं, है ना जी, मुख्तलिफ वॉल्यूम दिए होते हैं। अच्छा तो आपने देखा एक साउंड इंजीनियर बैठा होता बड़ा डरबा ले गए। अच्छा अगर हम उसका ना एक वॉल्यूम वेरिएबल कर देंगे और बाकी सारे क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ये नहीं तुम छेड़ सकते, बस एक वॉल्यूम तुम छेड़ सकते हो, तो नतीजा पता क्या होगा, जो जैसे जैसे वो वेरिएबल फैक्टर को शामिल करेंगे ना, पहले तो साउंड क्वालिटी एकदम ऊपर जाएगी, फिर एक वक्त आएगा वो उसको जब ऐड करेगा साउंड क्वालिटी एक जगह रुक जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा साउंड क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ही तो वॉल्यूम, यार सारे वॉल्यूम उसको कंट्रोल में दे देते, आपने सिर्फ एक ही वॉल्यूम दिया, इसलिए पहले वैल्यू बढ़ेगी, पहले वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, एक जगह आगे आप इजाफा करेंगे फायदा नहीं होगा, फिर एक वक्त आएगा डिक्लाइन शुरू होगा। अच्छा यही काम ना हमारे फील्ड में होगा, यानी हमारे फार्म हाउस में होगा। आपके पास एक फिक्स तादाद में ट्रैक्टर है, कैपिटल फिक्स तादाद में सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप लेबर को ऐड करना शुरू करेंगे तो लेबर ही खाली वेरिएबल फैक्टर है ना, तो पहले तो ये थोड़ा था, ये जैसे जैसे ऐड होगा ना बड़ी तेजी से प्रोडक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, बड़ी तेजी से प्रोडक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन एक वक्त आएगा मजीद मजदूर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जितने ऑप्टिमम मजदूर उन मशीनों के साथ चल सकते थे वो लग गए। अच्छा उसके बाद जब आप इजाफी लगाएंगे तो वो बजाय काम करने के काम खराब करेंगे। जैसे 2 ड्राइवर एक ट्रैक्टर में हो तो एक ट्रैक्टर की सीट पे बैठ जाए, दूसरे सामने बैठ जाए, अब उसको नजर तो नहीं आएगा, तो काम तो रुक गया ना। अगर आप तादाद बढ़ाएंगे तो एक हल चलाता जा रहा है, दूसरे उसके पीछे भाग के वो लाइनों को मिटाते जा रहे हैं, तो इससे हमें एक खास हद तक मजदूर लगाने का फायदा होगा, फिर एक वक्त आएगा कुछ मजदूर लगाने का फायदा ही नहीं होगा, और एक वक्त आएगा फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बाय एडिंग वेरिएबल फैक्टर in the production process, initially output increases, ठीक है जी, at इंक्रीजिंग रेट, ठीक है जी। तो इनिशियली इंक्रीज होगी कहां पे, इनिशियली इंक्रीज होगी, लेकिन फिर एक वक्त आएगा इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीजेस, फिर एक वक्त आएगा कि एट अ लेवल
मजीद इनपुट ऐड करने से आउटपुट में इजाफा नहीं होगा, नो इंक्रीज। और फिर एक वक्त आएगा आप इनपुट लगाएंगे तो बजाय फायदे के, इनपुट ऐड करेंगे फैक्टर्स तो बजाय फायदे के आउटपुट बढ़े, आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ज्यादा अच्छा है कि हम वर्ड यूज करें, डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगी, डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगी। तो पहले आप इनपुट लगाओगे तो आउटपुट इंक्रीज होगी, फिर इंक्रीज नहीं होगी, और फिर क्या होगा? शाबाश, क्लियर है मेरी बात? इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं? ये डिस्क्राइब इस तरह करते हैं कि आपने लिख लिया बच्चों ने? लिख लिया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इंक्रीजिंग द quantity of one factor keeping the other factor fixed, the marginal product of factor is eventually decline. Eventually का मतलब ये होगा पहले बढ़ेगा फिर रुकेगा और आखिरकार, eventually का मतलब क्या? आखिरकार गिरना शुरू ही हो जाएगा। इसलिए वो उस बहस में नहीं गया कि पहले इंक्रीज होगा कि eventually डिक्लाइन ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि बढ़ेगा, रुकेगा, लेकिन eventually गिरेगा। तो कहता है सपोज ए गारमेंट फैक्ट्री यू आर वर्किंग अलोंग विद एग्जिस्टिंग प्लांट, नो डाउट इफ यू ट्राई टू डू ऑल द एक्टिविटीज सच एज कटिंग, स्टिचिंग, रैपिंग एंड देन क्या है ऑनवर्ड आप काम करते हैं। सपोज एडिंग मोर वर्कर, आप मजीद वर्कर ऐड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड योर जॉब एंड पॉजिटिवली योर क्या होगा? योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वर्कर और ऐड हो रहे हैं। टर्म एज इंक्रीज मार्जिनल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि सिनर्जी बनेगी ना आपस में मिलकर काम करने से। पैकिंग वाला पैकिंग ही कर रहा है तो तेज करेगा, कटिंग वाला कटिंग ही कर रहा है तो तेज करेगा, स्टिचिंग वाला स्टिचिंग ही कर रहा है तो तेज करेगा। लेकिन प्रोडक्टिविटी सीम्स टू बी इंक्रीजिंग विद मोर नंबर ऑफ वर्कर्स, बट इट्स नॉट ट्रू। As we operate under a short run, capital resources are assumed fixed. Soon marginal contribution of additional worker will start decline. चूंकि कंप्यूटर ही उतने, मशीनें उतनी है, तो बड़ी जल्दी वो लेवल आ जाएगा जहां वर्कर के बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं, गिरना शुरू हो जाएगी। उसकी बजाय जो फालतू मजदूर ला रहे हैं उनके पास तो कंप्यूटर ही नहीं है, उनके पास तो कटिंग मशीन ही नहीं है, तो वो क्या ऐड करें? लिहाजा कॉस्ट ऐड हो जाएगी और आउटपुट उस लेवल से बढ़ेगी नहीं। तो क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी नीचे आना शुरू होगी कि नहीं? अच्छा, अब इस बात को समझाता कैसे? कहता है लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रेफर्ड एज टू लॉ विच स्टेट दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, जब तुम एक वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, मतलब जैसे लेबर के बढ़ा रहे हो, व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, it will result in the decline of marginal product of the factor production। तो बड़ी जल्दी उसका वो मार्जिन आ जाता है या मार्जिनल लेवल आ जाता है जहां पे प्रोडक्टिविटी गिरना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर बच्चों? अब यहां पे ना एक बात बड़ी जरूरी है, और वो क्या है कि हम यहां पे ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि शॉर्ट रन में कुछ चीजें हमने कांस्टेंट रखी थी। कहता है कि इन द लॉज ऑपरेट इन द शॉर्ट रन, ठीक है, वी कैन चेंज द टेक्निक एंड प्रोडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब ये क्या है? क्या ये इसकी क्या है? अजम्पशंस है। आपको याद होगा हमने कहा था कि पहले हम डिस्क्राइब करते हैं, तो डिस्क्राइब काफी हो गया है, बार बार बात हो चुकी है कि फैक्टर बढ़ाने से पहले आउटपुट बढ़ेगी, फिर रुकेगी, फिर गिरना शुरू हो जाएगी। ये बात काफी दफा हो चुकी है, लेकिन इवेंचुअली डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब हम बात करें कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी अजम्पशन, मफरूजात। किन मफरूजात की बुनियाद पे? तो ये लॉ उस वक्त साबित सही होगा जब आप कहेंगे ड्यू टू शॉर्ट रन फर्दर अज्यूम दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी तुम चेंज नहीं करते, और ये भी फर्ज किया गया है कि होमोजीनियस फैक्टर इनपुट है। क्या मतलब? टेक्नोलॉजी का मतलब है ट्रैक्टर वही रहेगा, थ्रेशर वही रहेगा, ये नहीं कि तुम बड़ा मॉडर्न ट्रैक्टर ले आओगे, वो वही रहेगा। लेकिन होमोजीनियस फैक्टर का मतलब ये है
कि जितना एक मजदूर एफिशिएंट होगा दूसरा भी उतना ही एफिशिएंट होगा। ये नहीं कि एक मजदूर जो है वो आप ये वाला लेके जा रहे हो, अब ये तो बुजुर्ग आदमी है ना, और एक तुम ये वाला लेके जा रहे हो तो बिल्कुल ही मजदूर आदमी है, और एक तुम ये वाला लेके जा रहे हो, ठीक है, ये देखो एक तुम ये वाला लेके जा रहे हो, इसके डोले शोले, अब ये बराबर तो नहीं, ये बराबर तो नहीं है, एक बुजुर्ग आदमी है, एक थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, एक जवान आदमी, लेकिन एक डोले शोले वाला आ गया, ज्यादा बराबर नहीं। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सारे मजदूर एक ही तरह के। तो पहली बात क्या है आपने कही, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और सारे मजदूर एक ही जैसे हैं, ठीक है। अगर सुस्त है तो सारे सुस्त हैं, अगर तेज है तो सारे तेज हैं, एक जैसे हैं। अगर बॉडी बिल्डर है सारे बॉडी बिल्डर है। पॉसिबल टू कंबाइन द इनपुट फैक्टर्स, कहता है इट इज फर्दर अज्यूम दैट देयर इज नो कंस्ट्रेंट टू कंबाइन द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू गेट इनपुट, यानी एंटरप्रेन्योर में पाबंदी कोई नहीं है, क्योंकि जाहिर है आप ये अज्यूम करेंगे तो फिर प्रोटेक्शन होगी ना कि फैक्टर्स को कंबाइन किया जा सकता है और उसके ऊपर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना सुप्रीम कोर्ट ने ना नैब ने, किसी ने लगाई, तो ये हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो बात क्या हो रही है? बात क्या हो रही है? पहली बात टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट है, अनचेंज है। दूसरी बात क्या है शाबाश? होमोजीनियस फैक्टर है, यानी मजदूर सारे एक जैसे हैं। और आखिरी चीज क्या है? पॉसिबल है टू कंबाइन द इनपुट फैक्टर, सारे फैक्टर क्या हो सकते हैं? सारे फैक्टर इनपुट क्या हो सकते हैं? कंबाइंड हो सकते हैं, इस पे कोई रुकावट नहीं। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं किस तरफ? अब आ जाते हैं आप इनपुट फैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले फैक्टर्स कौन से हैं बच्चों? शाबाश, प्रोडक्शन। और दूसरे कौन से हैं? वेरिएबल। अच्छा, अब आपको इंसाफ की बात कीजिएगा एकदम। देखिए जो फैक्टर कांस्टेंट है वो सारे क्या हैं? सेम है। क्या? 10 10 10 10 10 सारे 10 है। और जो वेरिएबल है सारे के सारे क्या है? चेंज हो रहे हैं। अच्छा, वो चेंज कौन सा हो रहा है सिर्फ? और कांस्टेंट कौन सा है? आप याद कीजिए, आपने जो फैक्टर प्रोडक्शन रखा था वो रखा ही ये था, लेबर एंड कैपिटल। ये वेरिएबल आ रही है, कांस्टेंट है, तो जो वेरिएबल है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, जैसे से वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, पहले टोटल प्रोडक्शन क्या हो रही है? क्या हो रही है? देखिए, और फिर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, इसका ना डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इसके डिफरेंस को हम पता है क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं? यहां लिख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहले लिख लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, अगर फर्ज करें कि पहला यूनिट लगाने पे प्रोडक्शन है 80, दूसरा यूनिट लगाने पे प्रोडक्शन हो गई 120, ये क्या है कि हमारी टोटल प्रोडक्शन है। क्या चीज है शाबाश? टोटल प्रोडक्शन। तो हम कहेंगे a change in total product due to deployment of an additional unit of variable factor। जी बच्चों, क्या कहा मैंने? ए चेंज इन टोटल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ड्यू टू डिप्लॉयमेंट, यूज भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? लेबर। यानी लेबर का एक इजाफी यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट। पीटीएल। लेबर का एक इजाफी यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा? अगेन टोटल का, यानी लेबर का एक इजाफी यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आएगी वो क्या कहलाएगी? मार्जिनल प्रोडक्ट।
तो यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा शाबाश? यहां से यहां आते हुए क्या चेंज आया? यहां से यहां आते हुए एक लेबर का यूनिट बदला, और यहां से आते हुए यहां पर चेंज कितना आया? 40। ये बन गया क्या? मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी अगले यूनिट में जाने से जो चेंज आएगा डेट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब आगे एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? डेट इज टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर, यानी 80/1 एंड देन 120/1। तो 80/1 क्या होगा? 80 और सॉरी 120/2 क्या होगा? 60। ये क्या निकला है? एवरेज प्रोडक्ट। कैसे निकाला है मैंने? टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया किस पे? इनपुट यूनिट में, जो वेरिएबल इनपुट है। तो जब आपने 80 को डिवाइड किया 1 पे तो क्या जवाब आया? 80। और जब आपने 120 को डिवाइड किया 2 पे तो क्या जवाब आया? 60। ये कौन सा प्रोडक्ट है? एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल फैक्टर इनपुट पे डिवाइड कर देने से। ठीक होगी बात? नो प्रॉब्लम। अगर ये अंडरस्टूड हो गया तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, हो गया अंडरस्टूड? चले आगे, चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए, अब मार्जिनल प्रोडक्ट हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, हम 0 लेबर से 1 पे गए, टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया? देखो देखो देखो, 5। तो ये 5 लिखा हुआ है। अच्छा, हम पहले से दूसरे पे गए, क्या चेंज आया? 5 से 15 कितना चेंज आया? और पिछली वैल्यू माइनस कर दो ना, चेंज पता लग जाएगा। कितना आ गया? 10। अब आगे बताओ, 2 से 3 पे गए, क्या चेंज आया? 15। अब देखो 3 से 4 पे गए, क्या चेंज आया? 10। फिर गए हम जी, कितना चेंज आया? अब कितना आया? अब कितना आया? -5। क्लियर जी? नो मुश्किल। अब एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। कैसे जी? पहले पे तो नहीं निकालते ना, 0 है, क्यों निकालें? दूसरे में निकालते हैं। 5/1 क्या होता है जी? 5 ही होता है। और 15/2 क्या होता है जी? 7.5। और जनाब नहीं 30/10 नहीं 30/3 इक्वल 10 एंड 40/4 अगेन कितना? 10। अच्छा जी, 45/5 कितना हो गया? 9। फिर कितना हो जाएगा? 7.5। और फिर आखिरी वाला 5.7 हो गया जी। दिस कॉलम इज कंप्लीटेड। देखिए, अब होता ये है कि जब ये थ्योरेटिकल पेपर आता तब भी ये कॉलम को हमें दिया करते थे और बाकी हम खुद कैलकुलेट कर लेते थे, जैसा हमने किया है। और पेपर में क्या हो सकता है, ऐसा टेबल बना हो और वहां पे एक डब्बा खाली छोड़ा हो। टेबल बना हो और एक डब्बा खाली छोड़ा हो और नीचे ऑप्शन दिया हो, ए यहाँ ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। और उसमें लिखा हो यहाँ 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, यहाँ -15 आएगा। तो जिस बच्चे को नहीं आता वो क्या करेगा? वो तो गलत चीज को टिक कर देगा। जिस बच्चे को आता हो समझने का ये डिफरेंस में देख रहा हूँ यार, ये 15 से 30 पे गया, 15 का डिफरेंस है, फौरन कहेगा ए ऑप्शन ठीक है। क्लियर बच्चों? इस तरह से सवाल बनेगा। अच्छा जी, अब बच्चों इसके अंदर प्रैक्टिकली क्या रह गया? प्रैक्टिकली रह गया एक डायग्राम बनाना। एक डायग्राम इन्होंने आइडियली बनाई हुई है, ये आपके सामने, और एक वो है जो आपको खुद से बनानी चाहिए। खुद से बनानी चाहिए। वैसे तो होना ही चाहिए था कि डेटा ना थोड़ा मुख्तसर सा करके किसी कोने में हम लिख लेते और फिर ये डायग्राम बना लेते, लेकिन ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पर हम इस डाटे को इसी वक्त साथ साथ जो है हुक अप कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि एक बनाते हैं
ऊपर डायग्राम ये वाला ज्यादा बड़ा बन गया, यहाँ पे बनाने, तो एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, इतना को बोलते हैं, और एक डायग्राम नीचे बना देते हैं यो। ठीक है बच्चों, अब हम स्केल बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये जो लाइनें जो वर्टिकली थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का से यूं खींच के ना एक जैसा स्केल बन जाए। नहीं बच्चों, इस तरह एक पे मैं नंबर लिख लूंगा, दूसरे के लिखने की मैं जरूरत पड़ेगी नहीं। क्या ख्याल है आपका? समझिए, जो स्केल ऊपर है वो स्केल नीचे। कैसे? यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं जो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही है मेरा। क्यों जी? 7 तक है बस, ठीक है, और क्या चाहिए? अच्छा बच्चों, चलिए पहले बनाते हैं हम ऊपर टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्शन कहां तक गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना? बस इतनी कर लेते हैं, काफी, बस काफी। चले बच्चों शुरू कर दें। पहले पर प्रोडक्शन कितनी है? 5। दूसरे पर बोलो, तीसरे पर 30, तीसरे पे 30 है, 15 30, फिर 40, चौथे पे, पांचवें पे 45, छठे पे 40 है, 45 है, 40, और फिर तो ये बच्चों बन गया आपका क्या? टोटल प्रोडक्ट। ठीक होगी बात? जरा टैली करके वही वाला बना जी सर, वैसे ही बना है यार, ऐसे ही। अच्छा, अब बच्चों जरा देखते हैं कि हम क्या मार्जिनल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए ऊपर जो स्केल लिखा है एक्स वाला वही लिख लेते हैं ना, ये यूनिट है लेबर के। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि कहां से चला था, कहां तक गया था। ये गया था बच्चों -5 से 1 2 3 15 तक ही गया था। क्या ख्याल है? तो 5 10 और 15। तो पहले यूनिट पे कितना है? 5। पहले यूनिट पे 0 नहीं, फर्स्ट पे 5 है। अच्छा, दूसरे पे 10, तीसरे पे फिर 10, और फिर 5, और फिर 0, और फिर -5। तो ये बन गया बच्चों आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक होगी बात? अब देखिए उन्होंने कैसे बनाया हुआ, ऐसे बना हुआ उनका भी, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन एक बात है, जहां पे ये है ना 0, वहां पे वो मैक्सिमम है ना जी सर। अच्छा, पॉइंट थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी नजर आ रहा है कि जहां वो 0 है ये मैक्सिमम। अच्छा, अब अगर हम एवरेज प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले पे 5 है, दूसरे पे 7.5, फिर 10, फिर 10, फिर 9, 7.5, 5.7। तो ये बच्चों ये बन गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये देखिए जरा वैसे ही है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इसकी 3 स्टेजेस बनाई है, 3 स्टेजेस बनाई है। वो कहते हैं कि पहली स्टेज जो है ना वो ये वाली है, दूसरी स्टेज ये वाली है, और तीसरी स्टेज ये वाली है। ठीक है जी। अब जो पहली स्टेज है उसका मतलब क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनिशियली कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर लेबर इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग वर्कर।
शुरू में जो 3 वर्कर लगे ना, हर एक का पहले से ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी। यानी पहले वाले ने 5 प्रोडक्शन पहुंचाई थी ना, तो दूसरे वाले ने कहां पहुंचा दी थी? 15 पे, और तीसरे वाले ने कहां पहुंचा दी थी? 30 पे, 30 पे। तो देखिए पहले वाला 5 बढ़ा सका, उससे अगले वाला 10 बढ़ा सका, और उससे अगले वाला 15। तो क्या मतलब हुआ? पहले 3 मजदूर जो थे उन्होंने प्रोडक्शन पहले से, पिछले हर मजदूर ने पहले वाले से प्रोडक्शन इंक्रीज की। तो कहता है इनिशियली द कंट्रीब्यूशन पर वर्कर इज ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग वन, इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। नतीजा ये निकला कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ा, ये देखिए, और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ा, और आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ा। ठीक है जी। अब दूसरे में क्या हुआ? दूसरे वाली स्टेज, यानी ये जो है, ये हमारी कौन सी स्टेज है? दूसरी, ये वाली। अब दूसरी स्टेज में क्या हुआ? दूसरी स्टेज में कहता है कि द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस आफ्टर सर्टेन पॉइंट थ्रू टोटल प्रोडक्शन कीप ऑन इंक्रीजिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट ना थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो गया, बढ़ रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट। इसलिए टोटल प्रोडक्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन उस रेट से नहीं जिससे पहले बढ़ रहा था। कि पहले तो जंपे मार रहा था ना, कि पहली दफा 5 बढ़ा, दूसरी दफा 10 बढ़ा, तीसरी दफा 15 बढ़ा, लेकिन उसके बाद दोबारा क्या हुआ? 10 और 5। फिर वो बढ़ तो रहा था, लेकिन रेट क्या था उसका? ये देखिए रेट उसका, ये रेट होता है ना मार्जिनल प्रोडक्ट। अब रेट गिरना शुरू हो गया, यानी इंक्रीज का रेट गिरना शुरू हो गया, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। क्या कह रहा है? कि इसका मतलब पहली स्टेज में क्या था? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीज हो रहा है किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। और दूसरी में क्या है? इंक्रीजिंग बट ऑन डिक्रीजिंग रेट। बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। और तीसरी स्टेज में क्या हुआ? तीसरी स्टेज में कहता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर बिकम 0 एंड देन नेगेटिव। तो फिर वो क्या हुए? पहले वो हुए 0 और फिर क्या हो गए? नेगेटिव। क्लियर जी? इसका मतलब ये हुआ कि पहली स्टेज में जब भी आपने काम किया तो इनिशियल यूनिट्स ने इंक्रीज किया, किससे? पिछले वाले से ज्यादा। तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ा ऐसे, इंक्रीजिंग रेट से, और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा ऐसे। लेकिन फिर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया, और यानी इसका मतलब यह है कि रेट गिरना शुरू हो गया। तो ये बढ़ा, लेकिन किस रेट से? ये देखिए, इस रेट से, गिरते हुए रेट से। पहले बढ़ा था किससे? बढ़ते हुए रेट से। अब किससे बढ़ा है? और फिर जब ये 0 में पहुंचा तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो कहता है कि पहले इंक्रीजिंग रेट और दरमियान में क्या बना? ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया ना, इसका मतलब इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन मार्जिनल रेट गिर रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और फिर जब वो नेगेटिव हुआ तो फिर ये घटना शुरू हो गया। यही वजह है कि जहां वो 0 है वो मैक्सिमम है, और उसके बाद जब वो नेगेटिव एरिया में जाता है तो ये गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आम स्टूडेंट को पहली स्टेज यूं याद करनी चाहिए कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा ये बढ़ते हुए रेट से बढ़ेगा, यानी ए यहां तक, कहां तक? यहां तक। ठीक है, यानी देखिए पहला इंक्रीज कितना? 5, दूसरा, अगला 15। लेकिन जब ये गिरना शुरू हुआ मार्जिनल रेट, तो अब इंक्रीज आ रहा है 10 और फिर 5। अब बढ़ रहा है लेकिन किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। और जब ये 0 हुआ उस वक्त क्या था? मैक्सिमम। और जब वो नेगेटिव एरिया में गया ना फिर क्या हो गया? फिर ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसका मतलब है पहली स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है और टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है बढ़ती हुई रेट से, बढ़ती हुई रेट से। लेकिन दूसरी स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन गिरती हुई रेट से। और तीसरी स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होने के बाद
जीरो होने के बाद नेगेटिव हो जाता है, जीरो होने के बाद नेगेटिव हो जाता है, और अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। ठीक हो गई बात? तो पहली स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है और टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है किस रेट से, ज्यादा रेट से, बढ़ते हुए रेट से, जिसके अंदर पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है और तीसरा यूनिट है। और उसके बाद क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू कर देता है। ये देखिए, तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन किससे, कम रेट से, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो आखिरी नॉन नेगेटिव वैल्यू है, जीरो आखिरी। इससे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट चाहे बढ़ रहा था चाहे गिर रहा था पॉजिटिव, चाहे बढ़ रहा था चाहे गिर रहा था पॉजिटिव, इसलिए हर स्टेज में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा था। लेकिन ये पहली दफा है कि इसने कुछ ऐड नहीं किया, इसलिए कहां पहुंच गया। अब इससे अगले यूनिट ने क्या करना है, उसने ऐड नहीं करना, क्योंकि अब माइनस हो गया, इसलिए इसने क्या होना है, इसने गिरना शुरू हो गया। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट रेट ऑफ चेंज होता है, डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव होता है। जब तक वो बढ़ते हुए रेट से बढ़ेगा, ये तेजी से ऊपर जाएगा, देखिए ऐसे जा रहा है, लेकिन जब वो गिरना शुरू होगा तो क्या होगा, ये देखिए, जब तक वो बढ़ रहा है वो यूं तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन जब वो गिरना शुरू होता है तो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन देखिए अब इसका रेट क्या है, गिर रहा है। और फिर जब वो जीरो होता है तो वो आखिरी नॉन नेगेटिव है। इससे पहले सारी वैल्यू ने इजाफा ही किया, इससे पहले सारी वैल्यूज ने इजाफा ही किया, आपको मानना पड़ेगा। चाहे 5 था, 10 था, 15 था, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 5 हुआ, था तो पॉजिटिव ना, इसलिए कुछ ना कुछ ऐड हुआ। ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पे क्या हो गया, और अब इसमें कुछ ऐड नहीं करना, इसके बाद तो जाहिर है उसने कम होना, नेगेटिव होना। लिहाजा यहाँ पे जस्टिफाइड बात है कि जब हाँ ये जीरो होगा वहां वो मैक्सिमम होगा। क्लियर बच्चों? yes, sir. ये बात समझ आइए आप लोगों को?